Hello friends, स्वागत है आपका. Let's see today some important FCQs from the tragic play written by William Shakespeare, Hamlet. We will discuss the most important questions which have been asked in various exams, be it UP, TGT, PGT or any other. And we are not going to waste the time, so let's begin from the very first question. The first question which is shown at your screen: what is the primary source of the play Hamlet? As we all know, William Shakespeare has freely borrowed from many sources regarding the plot of his plays, be it Hamlet, be it Macbeth, King Lear, and any play. Almost histories has been borrowed from Plutarch's Lives. थॉमस नॉर्थ ने जो ट्रांसलेशन किया था प्लूटार्क लाइव्स का इंग्लिश में, वहां से उन्होंने बहुत सारे सोर्सेस बोरो किए हैं. उसी हिसाब से हम अगर बात करें तो यहाँ पर जो नियर बाई ऑप्शंस हैमलेट के भी बहुत सारे दिए जाते हैं, बट प्राइमरी सोर्स ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा. तो वो प्राइमरी सोर्स है ऑप्शन नंबर डी. जो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है, दिस इज द आंसर. हिस्टोरिका डेनिका, एक लेजेंड है योर हैमलेट, वो इसी से लिया गया है. तो ओवरऑल ऑप्शन इज डी, दैट इज द करेक्ट आंसर. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. विच इज द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर? तो आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट प्ले की बात भी हैमलेट, क्योंकि हम हैमलेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बताना आसान रहेगा कि हैमलेट पे ही है. तो आंसर भी आपका हैमलेट होना चाहिए. इसमें 4042 लाइन्स हैं, 4042 लाइन्स ओवरऑल इस प्ले में है. तो लॉन्गेस्ट प्ले ऑप्शन नंबर सी, हैमलेट. हैमलेट इज द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इन विच कंट्री इज द प्ले हैमलेट सेट? ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है. और यहाँ पर मैंने शुरुआत के ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जैसे स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड जो सेटिंग है ये भी उनके एक ट्रेजिक प्ले की सेटिंग है. अगर आपको याद है तो बताइए, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं. और जो हमारा प्ले हैमलेट की बात हो रही है, ये सेट है डेनमार्क में. तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट है. डेनमार्क इज द राइट आंसर फॉर सेटिंग ऑफ द प्ले हैमलेट. स्कॉटलैंड किस प्ले की सेटिंग है आप बताइएगा. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच कैशल इज द प्ले हैमलेट सेट? ये क्वेश्चंस भी अक्सर आते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन है डंसनियन कैशल. ये मैकबेथ प्ले में अपियर होता है. इनवर्नेस कैसल, ये मैकबेथ प्ले में मैकबेथ का जो महल है उसका नाम है. रोजलियन कैसल, यह भी एक मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर जो उनका प्ले है, कॉमेडी प्ले है विलियम शेक्सपियर का, वहां से उठाया गया है. और जो ऑप्शन बचा है डी, जो कि हमारे प्ले का सेट है, कह सकते हैं एल्सनोर कैशल यहाँ पर हैमलेट प्ले सेट है. तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. एल्सनोर कैसल इज द सेटिंग ऑफ द प्ले हैमलेट. लेट्स सी नेक्स्ट. व्हाट इज द ट्रेजिक फ्लॉ हमर्शिया ऑफ हैमलेट? अब ये जो वर्ड हमर्शिया यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहले लिखा हुआ, तो एरिस्टोटल ने आपको बताया कि जो ट्रेजेडी की परिभाषा दी थी उसमें उन्होंने कुछ ग्रीक टर्म इस्तेमाल किए थे. उन्हीं में से ये एक है हमर्शिया, है ना. हमर्शिया जो दिखा है, हमर्शिया का मतलब होता है कि जो भी हीरो है उसके कैरेक्टर में कुछ ना कुछ ऐसा फ्लॉ होता है, कोई फॉल्ट होता है, गलती होती है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है. इसके अलावा कुछ उसने और भी टर्म दिए हैं. पेरीपेशिया, पेरीपेशिया मतलब रिवर्सल ऑफ सिचुएशन. एनाग्नोसिस, इसका मतलब कि जब पता चल जाता है अपनी गलती का उस हीरो को, तो वो. इसके अलावा हमर्शिया परगेशन भी, जिसमें फीलिंग्स को किस तरह से ट्रेजेडी के द्वारा इफेक्ट किया जाता है. हमर्शिया इज द टर्म यूज्ड फॉर द फॉल्ट इन द कैरेक्टर ऑफ हीरो. तो इमोशनल इंटेलिजेंस, यह भी उनके एक ट्रेजिक हीरो की कमी है. और वो कमी किसकी है अगर आपको पता हो तो, अगर आपने एंटनी एंड क्लियोपेट्रा देखा है तो आप जानेंगे कि जो एंटनी है उसका ये ट्रेजिक फ्लॉ था. हु इज एंटनी? एंटनी इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा. उसका इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेजिक फ्लॉ था हमर्शिया. जेलसी, जेलसी भी उनके एक ट्रेजिक हीरो की कमी रही है. वो किसकी है आपको पता होगा, अगर पता है तो मैं आपको बता भी देता हूँ फिर भी. ओथेलो. ओथेलो हैज दिस ट्रेजिक फ्लॉ, जेलसी. जैसे अपनी पत्नी से जेलसी होने लगी तो उसे लगा था उसका जो जनरल होता है उससे इसका कैसियो के साथ कुछ अफेयर है. एम्बिशन भी एक ट्रेजिक फ्लॉ उनके एक और कैरेक्टर का, पता होगा आपको. मैकबेथ, मैकबेथ का
जो ट्रेजिक फ्लॉ है दैट इज एम्बिशन, और एक ही बचा है जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं, इनडिसाइसिवनेस। इनडिसाइसिवनेस का मतलब होता है निर्णय ना ले पाने की क्षमता, क्योंकि हैमलेट बहुत ज्यादा सोचता रहता है कि टू बी और नॉट टू बी, क्या मैं ऐसा करूं ना करूं, क्या मेरे पिता का मर्डर वास्तव में मेरे चाचा ने किया है कि नहीं किया है, भूत मुझे कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, मुझसे कहीं क्राइम कराने के लिए, मुझे पाप कराने के लिए उत्साहित तो नहीं कर रहा। तमाम बातें उसके मन में आती रहती हैं, टू बी नॉट टू बी। आपको पता है कि फेमस सलील की है उसकी। तो इनडिसाइसिवनेस द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ हैमलेट। तो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज डी। इनडिसाइसिवनेस मतलब निर्णय ना ले पाने की क्षमता, उसकी बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज कॉल्ड द प्ले हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बहुत बासा हो चुका है, जैसे एक बासी रोटी होती है कि भाई बहुत कॉमन हो चुका है। तो ये आर्टिस्टिक फेलियर किसने कहा है? ये कहा है टी.एस. इलियट ने। द राइट आंसर इज सी। ऐसा इन्होंने क्यों कहा था? एक्चुअली इन्होंने एक थियरी दी है ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब कि ये कहते हैं कि जो इमोशंस हैमलेट ने दिखाई हैं अपने डिसीजन लेने में ना लेने में, ओवरऑल अपने चाचा अपनी माँ के प्रति ट्रीटमेंट जो उसका रहा है हैमलेट का, तो वो कह रहे हैं कि उनका संबंध, इमोशंस का संबंध सिचुएशन से नहीं बनता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं उसकी इमोशंस एस्ट्रे हैं, भटक जा रही हैं, सिचुएशन जो प्ले में दिखाई गई है उनसे अलग। देयर इज नो कोरिलेशन इन हिज फीलिंग्स एंड द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ही इज शोइंग हिज फीलिंग्स। तो देयर इज नो कोरिलेशन। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब जिसमें कैरेक्टर्स की फीलिंग्स रिलेट नहीं हो पा रही सिचुएशंस के हिसाब से। तो टी.एस. इलियट का ऐसा मानना था। हालांकि ये खुद भी जब लिखे हैं, जैसे इनके जो प्ले आप देखेंगे, फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी, मर्डर इन द कैथेड्रल, कुछ बाद के क्रिटिक्स ने खुद इनकी भी आलोचना की हुई है कि बातें बहुत बड़ी बड़ी करते थे, बट खुद भी उस थियरी को फॉलो नहीं कर पाए हैं। खैर जो भी हो, वो एक अलग बात है, हम लोग इतने बड़े क्रिटिक्स नहीं है, वी आर जस्ट स्ट्रगलर्स, एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट्स, वी हैव टू लर्न मैनी थिंग्स। तो बस आंसर आपको पता होना चाहिए, आर्टिस्टिक फेलियर ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव की वजह से टी.एस. इलियट ने हैमलेट को कहा है। नेक्स्ट, हु इज ऑफ द ओपिनियन दैट हैमलेट इज रूटेड इन इडिपस कॉम्प्लेक्स। अब इडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, आपको पता है ये सिगमंड फ्रायड की दी गई थियरीज थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि जब छोटा बच्चा, मेल चाइल्ड है, ही इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिज मदर एंड फीमेल चाइल्ड इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर फादर। बस अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होता है, ये उन्होंने बताया है, क्योंकि बच्चों में समझ पाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है, लेकिन ये बहुत जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे, थोड़े कंट्रोवर्शियल भी थे, बट जो भी है इनका दिया हुआ है टर्म आज भी चलता है, इडिपस कॉम्प्लेक्स। तो कुछ क्रिटिक्स ने कहा है कि ये ऐसे थे, हैमलेट ऐसा था कि क्योंकि वो अपने चाचा को इसलिए नहीं मार रहा था, उसको लग रहा था कि उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है, इडिपस कॉम्प्लेक्स, उसकी पूर्ति उसका चाचा कर रहा है। मतलब हैमलेट ऑल्सो विश्ड टू पजेस हिज मदर। ऐसा ये जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने ऐसा इडिपस कॉम्प्लेक्स के थ्रू बताया है। तो देखिए ऑप्शन में सिगमंड फ्रायड थियरी तो इन्हीं की है, हो सकता है ये आंसर हो। डी.एच. लॉरेंस ये भी ऐसे नोवेल लिखा करते थे। एसी ब्रैडली शेक्सपियरियन क्रिटिक रहे हैं, रीडर रहे हैं, बहुत सारे उनके कोट्स हैं शेक्सपियर के बारे में। और चौथा ऑप्शन है अर्नेस्ट जोन्स। अगर आपने पढ़ा है तो आप जान गए होंगे, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ, द करेक्ट आंसर इज अर्नेस्ट जोन्स। हाँ, सिगमंड फ्रायड को देख करके आपको लग सकता है कि सिगमंड फ्रायड, क्योंकि थियरी इन्हीं की दी हुई है, बट अर्नेस्ट जोन्स भी सिगमंड फ्रायड के ही फॉलोअर्स रहे हैं। तो अर्नेस्ट जोन्स हैज कॉल्ड दिस दैट इडिपस कॉम्प्लेक्स, हैमलेट वाज रूटेड इन इडिपस कॉम्प्लेक्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हु सेड हैमलेट इज इवल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। अब बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि हैमलेट को जैसे सपोर्ट भी करते हैं और बहुत से नहीं भी करते हैं प्ले में। तो कुल मिला के एक क्रिटिक ऐसे हुए जिनका मानना है कि अगर हैमलेट जहाँ पढ़ रहा था, जिस यूनिवर्सिटी में, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, अगर वो वहां से वापस ना आता, वापस ना आकर के उसने जो, जैसा जैसे उसके चाचा ने उसके पिता को मार दिया, उसकी माँ से शादी कर ली, जबरदस्ती नहीं की क्योंकि माँ भी उसकी एडल्ट है, कोई बच्ची तो है नहीं। तो कुल मिला के शादी हो रखी थी, सब कुछ सही चल रहा था, बट हैमलेट ने आके ही यहाँ पर पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी।
उसके लिए हेमलेट ही जिम्मेदार। उसने हेमलेट को ही, क्रिटिक ने हेमलेट को ही बुरा बता दिया है कि बुराई हेमलेट ही लेके आया था। ऐसी निराली सोच किसकी थी? ऑप्शन आपके सामने है, टी एस इलियट, रोनाल्ड बार्स, नाइजल अलेक्जेंडर और जी विल्सन नाइट। तो द राइट आंसर इज जी विल्सन नाइट। इन्होंने कहा था कि हेमलेट खुद ही बुराई था और उसके आने से ही पूरी व्यवस्था वहां की खराब हो गई थी। करेक्ट आंसर इज जी विल्सन नाइट। अगला देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ प्ले विद इन प्ले? प्ले जो होता है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, मर्डर ऑफ गोंजालो, द माउस ट्रैप, द कैट ट्रैप, नन ऑफ दीज। तो मैंने इसमें जानबूझ के ऐसे ऑप्शन डाले हैं कि अगर ऐसा ऑप्शन आता है, एक्चुअली जो प्ले था उसका सब टाइटल भी था मर्डर ऑफ गोंजालो, लेकिन जो मेन टाइटल था उस प्ले का, तो वो आंसर था द माउस ट्रैप। माउस ट्रैप में मर्डर ऑफ गोंजालो दिखाया गया था। अगर आपके पास ऑप्शन दोनों आते हैं क्वेश्चन में, तो आपको सिलेक्ट करना है द माउस ट्रैप। और अगर आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक आता है, तो दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एक ही मिलेगा। तो दोनों में से कोई भी आंसर ठीक हो सकता है। बट अगर दोनों हैं तो दोनों के वक्त आपको द माउस ट्रैप ही सिलेक्ट करना। दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल एंड करेक्ट आंसर। हु इज मदर ऑफ हेमलेट? सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, जिसने भी शेक्सपियर के प्ले को पढ़ा है, तो दैट इज गर्ट्रूड। ये इनकी माँ होती हैं। हु सेज समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क? शुरुआत में भूत दिखाई देता है, कुत्ते हाउलिंग कर रहे हैं और जानवर का बिहेवियर बड़ा अलग अलग है, तो और पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, तो उसको देखते हुए कौन ऐसा कहता है कि कुछ ना कुछ डेनमार्क के स्टेट में कुछ ना कुछ सड़ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम में। ये बात कौन बोलता है? ये बात बोलता है मार्सेलस। मार्सेलस इस बात को बोलता है कि समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। बहुत ही पॉपुलर और पुराना टाइप का क्वेश्चन है, बट आई इंक्लूडेड इट बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। अगला, हु टेक्स ओवर द थ्रोन ऑफ डेनमार्क आफ्टर द ट्रेजिडी? ट्रेजिडी की बात है जब सारा सब कुछ खेल खत्म हो जाता है, सारे के सारे मारे जाते हैं, तब जो पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट है उसको कौन करता है, कौन आके संभालता है? ये आपको आंसर करना है। होरेशियो, जो कि जीवित बचता है। किंग ऑफ डेनमार्क, ये कौन था? ये आप दिमाग लगाइए। फोर्टिन ब्रास या मार्सेलस, बताइए। तो इसका आंसर है, आंसर सी, फोर्टिन ब्रास, जो नॉर्वे के राजा का बेटा होता है। एक्चुअली फोर्टिन ब्रास हेमलेट का ही साथी कह सकते हैं। ही हैंडल्स द सिचुएशन एंड एडजस्ट द सिचुएशन पॉलिटिकल टर्मोइल, एंड ही takes over the throne as king. Next, who are Rosencrantz and Guildenstern? ये काफी इनके साथ ही साथ नाम लिए जाते हैं, जय और बीरू की तरह। ये अलग अलग नाम नहीं लिया जाता इनका। तो ये कौन है आप बताइए। ऑप्शन ए आपके पास है अम्बेसडर्स फ्रॉम नॉर्वे, ऑप्शन बी है आपके पास कॉर्टियर्स, ऑप्शन सी है आपके पास हैमलेट्स चाइल्डहुड फ्रेंड्स टर्न्ड स्पाइस, और ऑप्शन डी है होरेशियोस फ्रेंड्स। तो ऑप्शन सी इसका सही है। ये हैमलेट के बहुत बचपन के दोस्त होते हैं, लेकिन ये राजा के पक्ष में आकर के हैमलेट के विरुद्ध ही स्पाइस बन जाते हैं। स्पाइस मतलब जासूसी करने लगते हैं हैमलेट की ही। क्वेश्चन नंबर 14, विच प्लान ऑफ क्लॉडियस सक्सीड्स इन किलिंग हैमलेट? एक्चुअली क्लॉडियस समझ गया था कि हैमलेट जानता है कि मैं ही मर्डरर हूं और वो मुझे छोड़ेगा नहीं, तो इससे पहले क्लॉडियस ने सोचा कि मैं ही इसको मरवा दूं। तो कौन सा प्लान उसका था जिससे कि हेमलेट अंततः मारा जाता है? वो प्लान आप बताइए। ऑप्शन ए आपके पास है, हेमलेट इज हैंग्ड, हेमलेट को फांसी दे दी जाती है। ऑप्शन बी है हेमलेट कमिट्स सुसाइड, एंड हेमलेट, सी ऑप्शन है हेमलेट इज स्टैब्ड विद द पॉइजन्ड डैगर या स्वॉर्ड आप कह सकते हैं। ऑप्शन डी है हेमलेट इज किल्ड बाय द पायरेट्स। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन सी है, जिसमें वो लेआर्टीज को सलाह देता है कि बेटा तुम लड़ो इससे, फ्रेंडली मैच लड़ो, लेकिन अपनी तलवार में जहर जरूर लगा लेना, जाए बाई चांस अगर हेमलेट जख्म भी हो जाएगा उसको तो वो मर जाएगा। तो ये उसकी चाल होती है क्लॉडियस की, हेमलेट को मारने की। हु किल्स हेमलेट? अभी मैंने बताया है इससे जस्ट पहले। तो हेमलेट को मारने में जिसका हाथ होता है वो है लेआर्टीज। एक्चुअली लेआर्टीज जो है वो आता तो है अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए। उसको लगता है कि हेमलेट ने मेरे पिता को मार दिया तो मैं जरूर बदला लूंगा, लेकिन उसको पता बाद में चलता है कि हेमलेट की गलती नहीं थी मेरे पिता को मारने में,
और वो तो अपनी गलती से ही बाई मिस्टेक मारे गए। तो लेआर्टीज इज द राइट ऑप्शन, लेकिन इसके पीछे प्लानिंग किसकी थी? क्लॉडियस की। नेक्स्ट वन, टू विच कैरेक्टर डज द डिस्क्रिप्शन अ टीडियस वाइजकर मेडलिंग हिज वे टू डूम अप्लाइज? यहाँ पे कॉमा है एक्चुअली। ये पूरी लाइन ये किसने बोली है, किसके बारे में बोली है, और ये मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये वाला स्टेटमेंट बोला गया था एसटी कॉलरिज के द्वारा। ये यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। और उन्होंने किसके बारे में बोला था? ऑप्शन आपके पास क्लॉडियस, लेआर्टिस, पोलोनियस और मार्सेलस। तो ये ऑप्शन सी वाला इसमें करेक्ट है। एसटी कॉलरिज ने ये बात पोलोनियस के बारे में बोली है कि ये बहुत ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझता था। वाइजकर का मतलब होता है अपने आप को बुद्धिमान दिखाने वाला व्यक्ति, जो कि खुद ही अपनी बर्बादी का रास्ता बना लेता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज नीदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी? ये बात कौन बोलता है? ये तो जग जाहिर बात, मतलब एक तरह से एक प्रोवर्ब बन चुकी है कि कौन उधार ना लेना अच्छा है और ना उधार देना अच्छा है। इस बात को कौन बोलता है? तो इस बात को बोलता है पोलोनियस। और कब बोलता है? जब उसका बेटा लेआर्टीस पढ़ने जा रहा होता है फ्रांस में, तब ये बात बोलता है कि बेटा वहां जाकर के अपने आप को ठीक रखना। और वैसे ठीक जैसा भी हो पोलोनियस, लेकिन अपने बेटे के लिए अच्छा पिता है, उसको बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिकल सजेशंस दे करके वो पढ़ने के लिए भेजता है। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज एट्रीब्यूटेड टू द फेमस सलीलकी टू बी और नॉट टू बी? अब जिसने भी हैमलेट का नाम सुना है, तो चाहे वो कोई कैसा भी छोटा मोटा स्टूडेंट भी हो, उसको पता होना चाहिए हैमलेट से ही रिलेटेड है, इसको हैमलेट ही बोलता है। टू बी और नॉट टू बी, ये लॉन्गेस्ट सलीलकी है प्ले की, और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 21, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन। फ्रेलिटी का मतलब क्या होता है? फ्रेलिटी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्षणभंगुरता। फ्रेलिटी मतलब क्षणभंगुरता, टेम्परेरीनेस, जो कोई चीज स्टेबल ना हो। तो महिलाओं के कैरेक्टर को देख करके और ये बात बोली गई है प्ले में। तो कौन बोलता है? हैमलेट अबाउट ओफेलिया, पोलिनियस अबाउट गर्ट्रूड, क्लॉडियस, चलिए यहाँ पे यस होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, अबाउट गर्ट्रूड, और हैमलेट अबाउट गर्ट्रूड। कौन बोलता है? द करेक्ट आंसर इज डी, हैमलेट गर्ट्रूड मतलब अपनी माँ के बारे में बोलता है। कब बोलता है? जब वो आता है अपने पिता के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने, लेकिन तुरंत ही एक डेढ़ महीने बाद उसकी माँ उसके चाचा से शादी कर रही है। तब उसको लगता है कि कैसी ये महिला है, इसके पति को खत्म हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन देखते ही देखने इसने शादी कर ली। तो कुल मिला के महिलाओं का भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए वो बोलता है कि कैरेक्टर की बात की जाए, उनकी फेथफुलनेस की, लॉयल्टी की बात की जाए, तो वो स्थिर नहीं है, ऐसा हैमलेट बोलता है। तभी बोलता है फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु सेज ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट? ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट का मतलब है कि जितने कम शब्दों में आप अपनी बात रख सकें, तब मान के चलिए कि आप सबसे अच्छे स्पीकर हैं। आप वक्ता जब ही हैं जब आप कम शब्दों में ही अच्छे से अच्छा मैसेज डिलीवर कर सकें। ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्तता, है ना? संक्षिप्तता मतलब वाक्पटुता, जिसको कहें विट, कि अपने कम शब्दों में ही ज्यादा मैसेज कह देना। तो ऑप्शन आपके पास है हैमलेट, पोलोनियस, लेआर्टीज, होरेशियो। कौन बोलता है? राइट आंसर इज बी, पोलोनियस बोलता है इस बात को। पोलोनियस इज द राइट आंसर। पोलोनियस कब बोलता है? जब वो लेटर पढ़ रहा होता है हैमलेट का, उसकी बेटी के लिए लिखा गया, ओफिलिया के लिए लिखा गया। तब वो बोलता है इतना ज्यादा घुमाने फिराने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से ही कह दिया जाए कि क्या मतलब कहना चाह रहा है, लेटर की मेन परिभाषा या मेन जिस्ट क्या है, तब वो बोलता है। पोलोनियस वैसे ही चाहे कैसा भी रहा हो, बट समझदार तो है कुछ ना कुछ मामले में। क्वेश्चन 23, हु सेज दो दिस बी मैडनेस येट देयर इज मेथड इन इट? जब हैमलेट पागलपन की नौटंकी करता है, झूठ मूठ पागलपन दिखाता है कि मैं पागल हो गया हूँ इस टाइप से, सबको लगता है वो पागल हो गया, लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर भी है जिसको लगता है कि हैमलेट इज नॉट मैड, ही इज जस्ट फेनिंग मैडनेस, वो सिर्फ मैडनेस, झूठी मैडनेस दिखा रहा है। तो ऑप्शन आपके पास है पोलोनियस,
पोलोनियस, हैमलेट, ओफेलिया, क्लॉडियस। कौन बोलेगा? तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज पोलोनियस। पोलोनियस बोलता है कि भले ही ये दिखा रहा हो कि ये पागल है, बट ही इज नॉट मैड। उसमें जरूर कुछ ना कुछ चालाकी है, भले ही ये पागलपन है, बट देयर इज मेथड इन इट। इसमें जरूर कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। मेथड इन इट मतलब कोई ना कोई तरीका है इसके पागलपन का। इट मीन्स देयर इज सम हिडन मोटिव। ओ व्हाट अ रोग एंड पेजेंट स्लेव आई। मैं कितना बड़ा दुष्ट और एक गुलाम जैसा हूं कि मैं ऐसा हूं। ये कौन बोलता है? हैमलेट, क्लॉडियस, पोलोनियस, लेआर्टीज। तो इस बात को हैमलेट ही बोलता है जब उसे लगता है कि अपने पिता की मौत का बदला नहीं ले पा रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब वो हैमलेट दुखी होकर कहने लगता है कि मैं अपने पिता की मौत का बदला नहीं ले पा रहा हूँ, मैं कितना बड़ा दुष्ट और एक मतलब गुलाम जैसा हूँ कि मेरे बस की बात इतनी नहीं रह पाई है कि मैं अपने पिता की मौत का बदला ले सकूं। क्वेश्चन 25। हु सेज आई एम जस्टली किल्ड विद इन माइन ओन ट्रेचरी? ये कौन बोलता है? लेआर्टीज, क्लॉडियस, पोलोनियस, हैमलेट। इसका मतलब यह है कि मैं अपनी धोखेबाजी की वजह से ही मारा गया हूं और मेरी मौत जस्ट है, न्यायोचित है, क्योंकि मैं मौत डिजर्व करता हूं क्योंकि मैंने धोखेबाजी की है। तो धोखेबाजी तो क्लॉडियस ने भी की है, पोलोनियस ने भी की है, लेआर्टिस भी करता है, हैमलेट नहीं करता है किसी के साथ। तो तीन तीन ऑप्शन आपके सामने हैं। विच में बी द करेक्ट आंसर? थोड़ा दिमाग लगाइए। करेक्ट इसका आंसर है लेआर्टिस। लेआर्टिस जब मरने लगता है तो उसको एहसास होता है कि हैमलेट वास्तव में अच्छा था, और फिर वो बोलता है कि मैं अपनी धोखेबाजी की वजह से ही मारा गया हूँ, मतलब मैंने तलवार में जहर जो लगाया था वो धोखेबाजी ही थी। फ्रेंडली मैच के लिए भी वो तलवार में जहर लगा के आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द प्ले? जो प्ले है आपका, तो उसकी मेन थीम क्या है? रिवेंज, रिवेंज ट्रेजेडी तो है ही है। एम्बिशन, एम्बिशन भी होती है किसी न किसी को। ट्रेचरी, धोखेबाजी एकदम भर भर के रखी गई है हर कैरेक्टर में। जेलसी, जेलसी भी। बट मेन ट्रेजेडी, मेन थीम पूछी गई है ना कि मेन थीम क्या है। मेन थीम आप बताइए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या हो सकता है? आंसर इज ए। ए इज द करेक्ट आंसर। रिवेंज ही मेन थीम है, बाकी थीम इसमें ट्रेचरी भी है, जेलसी भी कह सकते हैं, लेकिन मेन थीम जो है वो रिवेंज ही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट डज द घोस्ट सिंबलाइज? घोस्ट जो दिखाया जाता है वो किस चीज का प्रतीक है? सफ्रस्ट्रेशन, मतलब कह सकते हैं कि जो सुपरस्टिशन मतलब कहते हैं कि जो अंधविश्वास होते हैं उनका है, प्रतीक है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का है, या द नीदर वर्ल्ड पाताल लोक का है, या पास्ट एंड अनरिजल्व्ड गिल्ट का है, किसका है? कुछ लोग अंधविश्वास भी मानते हैं, भूत की भूत भूत कुछ नहीं होता है, तो बस सिर्फ एक अंधविश्वास है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में कुछ लोग भरोसा करते हैं, पाताल लोक में कुछ भरोसा करते हैं। तो क्या है राइट आंसर? राइट आंसर इज द डी ऑप्शन, पास्ट एंड अनरिजर्व्ड गिल्ट। क्योंकि वो मारा जाता है और वो कुछ कर नहीं पाता है, बदला नहीं ले पा रहा है अपनी मौत का। तो पास्ट और अनरिजर्व्ड गिल्ट का नतीजा है। दैट इज द सिंबल ऑफ पास्ट एंड अनरिजर्व्ड गिल्ट, घोस्ट। डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 20, क्वेश्चन 28 एक्चुअली। व्हाट फिलोसफिकल क्वेश्चन डज हैमलेट ऑफन आस्क? हैमलेट अक्सर कुछ ना कुछ बातें करता रहता है खुद से, बहुत ज्यादा उसकी सलीलकीज हैं प्ले में। तो वो क्या कहता रहता है उसके बारे में पूछा गया है। द नेचर ऑफ रिवेंज, बदला कैसे ले उसके बारे में बात करता है। मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ, नेचर ऑफ विमेन एंड हिज फादर्स मर्डर। किन बातों के बारे में वो अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है? बहुत ज्यादा परेशान होता है कि क्या करूं क्या ना करूं, तमाम बातें। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ। मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ, अक्सर वो सोचता है कि जिंदगी क्या है, तमाम बातें। जब उसको लगता है उसके पिता उसको छोड़ के इस तरह से चले गए, वो एक षड्यंत्र का शिकार हो गए, तमाम बातें वो सोचता रहता है अपने बारे में भी। क्वेश्चन 29। व्हाट डज पोलोनियस स्पाइंग रिप्रेजेंट? पोलोनियस जो है वो जासूसी करने लगता है
हैमलेट के पागलपन के ऊपर ये पता करने की कोशिश करता है कि क्या ये रियली मैड है या सिर्फ दिखा रहा है। तो क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन है आपके पास, हिज ग्रीड, उसका लालच, हिज सेल्फिशनेस, उसकी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब परस्ती उसकी, सी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, या फ्लैटरी। किस चीज को वो दिखाता है? लेटर भी नंबर एक का है, सेल्फिशनेस भी है उसके अंदर, ग्रीड भी है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन भी हो सकता है। तो द करेक्ट आंसर यहाँ पर है सी, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। मतलब वो दिखाना चाहता है, राजा को दिखाना चाहता है एक्चुअली, क्लॉडियस को, कि मैं आपका कितना बड़ा शुभचिंतक हूँ, मैं पक्का पता लगा के आऊंगा कि हेमलेट चाहता क्या है, वो पागलपन उसका दिखावटी है या फिर झूठ बोल रहा है। क्वेश्चन 30, what form of irony has been presented through Hamlet's madness? हेमलेट के पागलपन से कौन सी आयरनी दिखाई गई? आयरनी मतलब जो विडंबना होती है, एक फिगर ऑफ स्पीच एक्चुअली। सिचुएशनल आयरनी है, ड्रामेटिक आयरनी है, वर्बल आयरनी है, या नन ऑफ द अबव। अब सिचुएशनल आयरनी क्या होता है कि सिचुएशन है कुछ और, दिखाई कुछ और जा रही है। ड्रामेटिक आयरनी क्या है कि ऑडियंसेस सब जानती है कि क्या होने वाला है और सामने वाला क्या कर रहा है। वर्बल आयरनी यह है कि कहा कुछ और जाए, उसका मतलब कुछ और हो। तो तीनों का मतलब मैंने बता दिया। अब आप बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ड्रामेटिक आयरनी। तो ड्रामेटिक आयरनी मतलब हमें पता है, एज ए ऑडियंस हमें पता है कि हेमलेट पागल नहीं है, वो बस पागलपन का ढोंग कर रहा है। हमें ये भी पता है कि हेमलेट के पिता का मर्डरर कौन है। तो कुल मिला के ये जो सिचुएशन है, दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिक आयरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिपोर्ट्स ओफिलियास डेथ फर्स्ट? कौन सबसे पहले आके बताता है कि ओफिलिया डूब करके मर गई है? पोलोनियस, लेआर्टिस, हैमलेट, गर्ट्रूड। हेमलेट उसका आशिक है, लेआर्टिस उसका भाई है, पोलोनियस उसका पिता है, और गर्ट्रूड महारानी है। बट कौन बताता है सबसे पहले? तो राइट आंसर इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, गर्ट्रूड को सबसे पहले पता चलता है, वो आके बताती है कि ओफिलिया की डेथ हो चुकी है बाय ड्राउनिंग। हु रिमेन्स अलाइव एट द एंड ऑफ द प्ले? प्ले जब खत्म हो जाता है, बहुत सारी मौतें होती हैं, एक दूसरे को सब मार ही देते हैं, तभी तो ट्रेजिडी है। लेकिन जीवित कौन बचता है? ऑप्शन ए इज लेआर्टीज, ऑप्शन बी इज होरेशियो एंड फोर्टिनब्रास, ऑप्शन सी इज रोजनक्रांट्स, एंड ऑप्शन डी इज क्लॉडियस। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट, होरेशियो एंड फोर्टिनब्रास आर द करेक्ट आंसर। होरेशियो भी हेमलेट के गम में खुद को मारने वाला होता है, लेकिन हेमलेट मना कर देता है होरेशियो को, बेटा तू भी मर गया तो मेरी दुख भरी दास्तान पब्लिक को कौन सुनाएगा? पगले तू मत मर, तू जिंदा रह, जिससे तेरे जिंदा रहने से ही भलाई है। और मेरे ऊपर जो कलंक लगेगा अपने चाचा को मारने का और लेआर्टीज को मारने का, पोलोनियस को मारने का, तो पूरी हकीकत तू ही बताएगा ना पगले। तो तुझे जिंदा रहना है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, होरेशियो किसी तरह अपने आप को समझा लेता है और नहीं मारता है, अपने आप को सुसाइड नहीं करता है। तो ऑप्शन इज बी करेक्ट, होरेशियो एंड फोर्टिनब्रास, जो कि नॉर्वे के राजा का बेटा होता है। टू बी और नॉट टू बी अपियर्स इन विच एक्ट? किस एक्ट में आता है? एक्ट फर्स्ट, एक्ट सेकंड, एक्ट फोर्थ, एक्ट थर्ड। किस एक्ट में सलीलकी आती है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो आपको पता होनी चाहिए कि किस एक्ट में, और सीन में भी आती है, वो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट, एक्ट थर्ड में ये सलीलकी आती है, टू बी और नॉट टू बी। एक्ट थर्ड, सीन फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट। हु इज पोलोनियस ऑफिशियली? पोलोनियस का पद क्या होता है? जो राज दरबार है वहां पर पोलोनियस क्या है? जेस्टर है, कोर्ट फूल है, काउंसलर है, या लॉर्ड चैम्बरलेन है? व्हाट इज ही? ऑप्शन डी इज करेक्ट, लॉर्ड चैम्बरलेन एक पद होता है ऑफिशियल, मुख्य सलाहकार टाइप का, वो पद है इसका पोलोनियस का राजा के दरबार में। व्हाट डज यॉरिक्स स्कल सिंबलाइज? अब ये यॉरिक कौन है? यॉरिक एक्चुअली कोर्ट जेस्टर था, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन ये करीब नाटक जब शुरू हुआ है उससे 23 साल पहले मर चुका है, 23 ईयर्स अगो। इसकी स्कल पड़ी हुई दिखाई देती है शमशान में, जहां ओफेलिया दफनाई जाने वाली होती है, वहां हेमलेट पहले पहुंच जाता है, वहां पर स्कल मिलती है। वो एक कॉमिक सीन है एक्चुअली। तो क्या उससे क्या प्रतीक है? हेमलेट्स मोर्टेलिटी, दूसरा है पॉलिटिकल करप्शन, तीसरा है ट्रांजिटरी नेचर ऑफ लाइफ, और डी है पास्ट एंड गिल्ट। विच में बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हेमलेट्स मोर्टेलिटी। क्योंकि
यॉरिक भी कभी बहुत कुछ था, लेकिन ऐसा है कि वो भी इस तरह से हो गया था, लेकिन अंततः हैमलेट को समझ में आ जाता है कि आज इसकी स्कल पड़ी है, कभी मेरी भी स्कल यहाँ पर हो सकती है। ओवरऑल हैमलेट की मोर्टलिटी के बारे में बताया जा रहा है। ऑप्शन क्वेश्चन 36, हु सेज द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट। ये बहुत ज्यादा बुरा वक्त चल रहा होता है, तब इस बात को कौन बोलता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, हैमलेट, क्लॉडियस, लेआर्टिस और होरेशियो। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। हैमलेट कहता है कि टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, काश मैं किसी और टाइम में पैदा हुआ होता जिससे मैं इसको ठीक कर पाता। नेक्स्ट, ओफेलिया's flowers in mad scene does not symbolize। एक्चुअली ओफेलिया जब डूब के मरने वाली होती है, उससे पहले वो बहुत सारे फूलों को चुनती है, और हर फूल कोई ना कोई सिंबॉलिकल ट्रेट है। यूजीसी नेट में भी पूछा गया था कि सारे फूल वो फेंक देती है, कौन सा फूल उसके हाथ में होता है जब वो डूबती है? तो उसका ऑप्शन होता है वायलेट। यहाँ पर अलग क्वेश्चन है कि फूल जो है वो सब कुछ सिंबलाइज कर रहे हैं सिवाय एक चीज के। तो देखिए क्या है ऑप्शन में। पहला है बिट्रेयल, दूसरा है रिमेम्बरेंस, तीसरा है इनोसेंस, और चौथा है हर लव फॉर हर ब्रदर। कौन सी चीज सिंबलाइज नहीं करते हैं फूल? तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। उसका उसके भाई के प्रति प्यार यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, बाकी सारी चीजें दिखाई गई हैं। बिट्रेयल, उसको लगता है हेमलेट ने उसको धोखा दे दिया है उसके पिता को मार करके। रिमेम्बरेंस, उसको अपने पिता की बहुत ज्यादा याद आती है कि मेरा पिता, भाई वो जैसे भी पोलोनियस एज ए पॉलिटिकल जैसा भी रहा हो, बट अपनी बेटी के लिए हर बाप हीरो होता है, तो ओफेलिया के लिए भी यही था। और तीसरा है इनोसेंस। ये तीनों चीजें उसमें फूलों के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रही थी। चौथा ऑप्शन जो नहीं दिखाता वो है हर लव फॉर हर ब्रदर। द घोस्ट डिमांड फॉर रिवेंज रिप्रेजेंट्स। भूत आता है और कहता है बेटे मेरी मौत का बदला ले, क्योंकि मुझे बहुत ही अनुचित तरीके से मारा गया है, धोखे से मारा गया है। उसके कान में जहर डाल दिया गया था जब वो सो रहा था। तो ये क्या दिखाता है? क्या हक दिखा रहा है? क्रिश्चियन मोरालिटी, पॉलिटिकल जस्टिस। यहाँ पे पॉलिटिकल की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, आप माफ कीजिएगा इस गलती के लिए, टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती है, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। सी है पेट्रियार्कल कोड ऑफ ऑनर, और चौथा है डी रॉयल सुप्रीमेसी। तो इसका ऑप्शन है सी, पेट्रियार्कल कोड ऑफ ऑनर। क्योंकि भूत है तो भूत, लेकिन है तो हेमलेट का पिता, और वो बड़े हक से आकर के कहता है कि जाओ और मेरी मौत का बदला लो, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा बाप हूं, और बाप की आज्ञा का पालन तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के जो पितरा कह सकते हैं कि पितृ सत्तात्मक जो सोच है सम्मान को लेकर के, उस थीम को दर्शाता है, उसका जस्टिस मांगना, बदले के लिए उकसाना। द टर्म एंटिक डिस्पोजिशन, ये किसके बारे में कहा गया है? क्लॉडियस डिसगाइज, हैमलेट्स फॉल्स मैडनेस, गर्ट्रूड सोरो, पोलोनियस स्पाइंग। चारों चीजें इंपॉर्टेंट दिख रही हैं मुझे, तो आप बताइए क्या हो सकता है? एंटिक डिस्पोजिशन का मतलब क्या हो सकता है, जरा बताइए आप लोग। उससे पहले कि आप दिमाग लगाएं, मैं आपको बता दूं इसका मतलब। एंटिक का मतलब होता है बहुत ही विलक्षण, और डिस्पोजिशन का मतलब क्या है? डिस्पोजिशन का मतलब होता है बिहेवियर, कौतूहलपूर्ण व्यवहार। किसका है, किसके बारे में बात की गई है? तो ऑप्शन ए बी सी डी में जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। हैमलेट के पागलपन के बारे में बात की गई है कि उसका जो व्यवहार है वो बहुत ही ज्यादा कौतूहलपूर्ण है, क्योंकि जरूर वो कुछ ना कुछ सोच रहा है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लॉडियस की सलील बिगिनिंग विद ओ ऑफेंस इज रैंक। वो कहता है कि मेरा अपराध इतना ज्यादा है कि जैसे कोई चीज सड़ी हुई चीज दुर्गंध मारने लगती है, तो मेरा अपराध, मेरा पाप इतना ज्यादा है कि वो मेरे कॉन्सेंस को बहुत ज्यादा वैसा कर रहा है। तो वो इस तरह से सोच रहा है। तो क्या पता चलता है उससे? पॉलिटिकल एम्बिशन पता चल रही है उसकी, कि गिल्टी कॉन्सेंस पता चल रहा है, कि हिज कनिंगनेस, का चालाकपन, चालाकी उसकी, या हिज लव फॉर गर्ट्रूड, वो अपनी भाभी से इतना प्यार करता है उसको अपनी बीवी बना लेता है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है
ऑप्शन बी हिज गिल्टी कॉन्सेंस। वो यहाँ पे ये क्योंकि सलील की है तो ईमानदारी से ही कह रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैंने अपने सगे भाई को मार के ऐसा ऐसा किया है, तो वो मेरी गलती है। क्वेश्चन 41 है, व्हाट काइंड ऑफ वर्स फॉर्म इज यूज्ड इन हैमलेट। हैमलेट किस वर्स फॉर्म में लिखा गया है? फ्री वर्स, जिसमें कोई मीटर और कोई राइम स्कीम नहीं होती, दैट इज फ्री वर्स। राइमिंग कपलेट आप जानते हैं, रेप ऑफ द लॉक और जॉन ड्राइडन का मैक फ्लैकनो और अब्सालोम एंड एक्टोफल, ये सब राइमिंग कपलेट में लिखे गए हैं। ब्लैंक वर्स आप जानते हैं, जो कि जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल किया जाता है विदाउट राइम, लेकिन मीटर इसमें होता है। स्पेंशरियन स्टेंजा, इसमें आप जानते हैं कि तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ब्लैंक वर्स में बहुत ज्यादा ब्लैंक वर्स इस्तेमाल की गई है। व्हाट गोज रॉन्ग इन द फेंसिंग मैच। फेंसिंग मैच मतलब जो तलवारबाजी का मैच होता है लेआर्टीज और हैमलेट के बीच में, उसमें क्या गलत घट जाता है? देखिए, क्लॉडियस इज सक्सेसफुल। क्लॉडियस हैमलेट को मरवाना चाहता है, यस ही इज सक्सेसफुल। दूसरा है लेआर्टीज इज एक्सपोज्ड। लेआर्टीज का पता चल जाता है कि वो धोखेबाज निकलता है, वो भी। हैमलेट विंस, हैमलेट जीत जाता है। या डी, इट किल्स ऑल अनएक्सपेक्टेडली, और अचानक से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। क्या गलत हो जाता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लॉडियस ये नहीं चाह रहा था कि सारे लोग मर जाएंगे, वो चाहता था तलवार जो है हेमलेट के लगेगी, हेमलेट मर जाएगा, बाकी सब जीवित रहेंगे, बट सारे ही मर जाते हैं। गर्टरूड धोखे से पॉइजन का कप पी लेती है वहां से, और इस तरह से धीरे धीरे बहुत सारे लोग, लेआर्टीज घायल हो जाता है खुद उसकी तलवार से, अपनी तलवार से, कुल मिला के काफी लोग मारे जाते हैं, यही गलती हो जाती है। घोस्ट अपीयर्स इन हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी सीन्स, कितने सीन्स में अपीयर होता है? 1 2 3 4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 3 टाइम्स वो अपीयर होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच कैरेक्टर स्पीक्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले। प्ले की फर्स्ट लाइन कौन बोलता है? बर्नार्डो, हैमलेट, ओरेशियो, मार्सेलस। तो फर्स्ट लाइन बोली जाती है बर्नार्डो के द्वारा। ये वाला क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया हुआ है, तो इसको आप थोड़ा याद रखिएगा। बर्नार्डो स्पीक द फर्स्ट लाइंस ऑफ द प्ले हैमलेट, जिसमें 4042 लाइन से, सोचिए, तो पहली लाइन बोलने का क्रेडिट बर्नार्डो को दिया जाता है। यह एक चौकीदार होता है। द घोस्ट एडवाइजेस हैमलेट दैट ही शुड नॉट हार्म हूम। घोस्ट कहता है जाओ मेरी मौत का बदला लो, लेकिन एक इंसान को चोट मत पहुंचाना, वो मेरी मतलब जिगर का टुकड़ा है, उसको बचा के रखना। किसको बोलेगा? क्लॉडियस को। क्लॉडियस को तो नहीं बोलेगा, इसको तो मारवाने की बात करता है। गर्ट्रूड, जो कि शादी कर चुकी है जस्ट आफ्टर 1 मंथ। ओफेलिया, उससे मतलब क्या है? होरेशियो। तो करेक्ट आंसर गर्ट्रूड है। वो भले ही धोखेबाज है थोड़ी सी, जो भी है, पैसिव है, बट भूत के लिए बहुत प्यारी है। उसकी बीवी है, जैसी भी है तो उसकी बीवी। जैसे बेवफा ही सही दिलरुबा है मेरी टाइप गाना जो आता है पुराने फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी का, तो गर्ट्रूड को वो बोलता है कि हैमलेट से कि जाओ क्लॉडियस को मार देना, लेकिन गर्ट्रूड को कुछ नहीं कहना, वो बेचारी निर्दोष है, वो तो मजबूर है हालातों के आगे। सच्चा प्यार भूत भी करते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज हैमलेट कंपेयर डेनमार्क टू। हैमलेट डेनमार्क की तुलना किससे करता है हालातों को देखते हुए? हेवन, ग्रेव, प्रिजन, बैटलफील्ड। अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्रिजन। वो कहता है तो एकदम जेल लग रहा है मुझे, जेल से तुलना करता है डेनमार्क की। विच कैरेक्टर एक्ट्स एज स्पाई ऑन लेआर्टीज इन फ्रांस। देखिए, पोलोनियस खुद तो जासूसी करता ही करता है, बाकी वो अपने बेटे की जासूसी करने के लिए भी एक कैंडिडेट को भेजता है कि जाओ देखो मेरा बेटा वहां पढ़ाई कर रहा है, या फिर फ्रांस में एफिल टावर पे चढ़ चढ़ के घूम रहा है, इश्कबाजी कर रहा है, लड़कियों में तो नहीं पड़ गया कहीं जाके कॉलेज लाइफ में। तो वो एक कैंडिडेट को भेजता है। हु इज दैट कैंडिडेट, हु इज दैट कैरेक्टर? बर्नार्डो, रेनाल्डो, ऑसरिक, पोलोनियस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रेनाल्डो को भेजता है अपने बेटे पे जासूसी कराने के लिए कि जाओ देखो वो सही रास्ते पे है भी, कि पैसे ही मैं उस पर पैसा खर्च कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, विच क्रिटिक कॉल्ड हैमलेट ए मैन हु थिंक्स टू मच। किसने कहा है कि ये बहुत ज्यादा सोचता है, एक ऐसा कैरेक्टर जो बहुत सोचता है? गोथा। गोथा ने कहा है
टीएस इलियट ने कहा है, कॉलरिज ने कहा है या ब्रैडली ने कहा है? राइट आंसर इज गोथा, जो कि एक अच्छे राइटर हुए हैं। इन्होंने बोला है कि कैरेक्टर हु थिंक्स टू मच, हैमलेट के बारे में। हाउ मैनी सलीलकीज डस हैमलेट डिलीवर? कितनी सलीलकीज हैमलेट कहता है ओवरऑल पूरे प्ले में? बताइए, क्योंकि बहुत सारी सलीलकीज हैं उस प्ले में और हैमलेट भी बहुत सारी कहता है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 7। 7 सलीलकीज हैमलेट की खुद की हैं जिनके बारे में वो बात करता है। ऑप्शन क्वेश्चन 50, हु इज रिफर्ड टू एज फिशमॉन्गर बाय हैमलेट? हैमलेट किसको बोलता है कि ये एकदम मतलबी आदमी है, इससे थोड़ा बच कर रहना चाहिए? क्लॉडियस, लेआर्टीज, पोलोनियस, होरेशियो? किसको बोलता है? तो हैमलेट ये बात बोलता है पोलोनियस के बारे में कि ये बहुत ज़्यादा मतलब परस्त आदमी है और ग्रेव डिगर, जो गोल्ड डिगर टाइप का, कि अपने मौका परस्त इंसान है, इससे बच के रहना चाहिए। तो ये थे टोटल 50 क्वेश्चंस फ्रॉम हैमलेट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर के, किसी और प्ले के भी हो सकते हैं, लेट्स सी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे होंगे, रेलिवेंट लगे होंगे। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।